आज के इस व्याख्यान में कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इस विषय पर आज वार्ता होगी। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स दुनिया के जो सबसे महत्वपूर्ण जो विचारक और विद्वान हुए हैं उनमें से एक विद्वान हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी, अपने विचारों और अपने सिद्धांतों से पूरी दुनिया पर इतना प्रभाव डाला है जो प्रभाव आज तक पूरे समाजों पर, पूरे दुनिया पर बना हुआ है। उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी उन्हीं सिद्धांतों में से एक है। वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अपनी पुस्तक में सन 1848 ईस्वी में अपने इस बुक की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में वो शुरुआत में ये लिखते हैं कि अब तक का जो समाज है, समाज का इतिहास है, वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। प्रारंभिक युग को, आदिम युग को यदि छोड़ दिया जाए तो अब तक हमेशा से दुनिया में दो प्रकार के वर्ग मौजूद रहे हैं। दो प्रकार के वर्ग, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। शोषक वर्ग वो जो शोषण करता आया है और शोषित वर्ग जिसका शोषण होता आया है। आखिर वे इन दोनों वर्गों में जो ये शोषण जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, आखिर वे उनका केंद्रीय विचारधारा क्या थी? हमें पहले यदि हम ये जानने का प्रयास कर लें तो न केवल उनके वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हमें समझ में आएगा, बल्कि वर्ग संघर्ष के साथ साथ हमें जो उनके और अन्य सिद्धांत हैं हमें वो भी समझने में सहायता होगी। इसलिए पहले ये आवश्यक है कि उनके जो और सिद्धांत हैं एक बार उन पर भी हम समझ लेते हैं उनको, और उसके बाद हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी जो कोर वैल्यू, केंद्रीय विचारधारा उनकी आखिर वो क्या थी। वो आखिर अपने केंद्रीय तत्व के रूप में वो आखिर क्या दुनिया से क्या कहना चाहते थे वे। यदि हम उसको ठीक से समझने में कामयाब हो गए तो कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत हैं उन सारे सिद्धांतों को हमें समझने में आसानी होगी। तो इसलिए सबसे पहले हम उनके सिद्धांतों को समझते हैं। तो जैसा कि जाहिर है कि एक तो उनका ये सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, उसी के साथ साथ उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसी के अतिरिक्त ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, अधिसंरचना और अधोसंरचना का सिद्धांत, जिसको आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, वो सिद्धांत भी उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसके आधार पर उन्होंने शोषण की बेहतर व्याख्या प्रस्तुत की, प्रामाणिक व्याख्या, कि किस प्रकार शोषक शोषित का शोषण करते हैं, उस सिद्धांत को उन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत नाम दिया, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और सिद्धांत प्रस्तुत किया, अलगाव का सिद्धांत। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो उन्होंने प्रतिपादित किए। उन्होंने और भी कई अवधारणाएं और सिद्धांत प्रतिपादित किए, लेकिन ये वो सिद्धांत हैं जो उनके सबसे प्रमुख सिद्धांतों में से एक हैं। और यदि हम इन सभी सिद्धांतों के बीच जो एक केंद्रीय विचारधारा है उनकी, यदि हम उसे समझ लेते हैं तो हम इन सिद्धांतों को बेहतर तरह समझ सकते हैं। आखिर वो कहना क्या चाहते थे। वो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करना की उन्होंने, यानी उनका कहना ये है कि इंसान और इंसानी समाज के उदय होने के साथ ही जो इंसान को जीवन जीने के लिए जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होना, अब इंसान को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उनकी पूर्ति होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे रोटी, जैसे कपड़ा और इस तरीके की तमाम मूलभूत जरूरतें। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए
उत्पादन करने की आवश्यकता थी, भौतिक वस्तुओं के उत्पादन करने की आवश्यकता थी। और इस भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के सिलसिले में जो संबंध धीरे धीरे समाज में विकसित होते चले गए, उसको उन्होंने नाम दिया उत्पादन की प्रणाली। यानी जैसे जैसे समाज में विकास होता चला गया, समाज आगे बढ़ता चला गया, तो जो उत्पादन की प्रणाली विकसित होती चली गई। और उस उत्पादन की प्रणाली को भी उन्होंने, उसके भी दो पहलू बताए, दो पक्ष। एक पक्ष था उत्पादन की शक्तियां, यानी कि उत्पादन के साधन, और दूसरा उत्पादन के संबंध। तो उनका कहना यह था कि जो उत्पादन की शक्तियां हैं, यानी उत्पादन के साधन, जैसे फॉर एग्जांपल उत्पादन के साधन में आएगा जमीन, या फिर जैसे पूंजी, कल कारखाने, फैक्ट्रियां इत्यादि, ये सब उत्पादन के साधन हैं। और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि उत्पादन के संबंध, यानी कि जो जिनके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है। दो तरीके के संबंध उन्होंने बताए। एक तो संबंध है कि जिनके पास उत्पादन के साधनों का मालिकाना हक है, उत्पादन की शक्तियों का मालिकाना हक, तो उन्होंने कहा कि वे शोषक वर्ग में हैं, क्योंकि उनके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है। और जो शोषित वर्ग है, शोषित वर्ग जिसका शोषण होता आया है, तो ये वो वर्ग है जिसके पास उत्पादन के साधनों का और उत्पादन की शक्तियों का मालिकाना हक नहीं है। वो अपने जीवन यापन के लिए केवल श्रम पर, अपने श्रम पर, अपनी मेहनत पर ही केवल निर्भर हैं। तो यानी जिस पर जमीन का मालिकाना हक है, पूंजी जिसके पास है, पूंजी का मालिकाना हक है, कल कारखाने, फैक्ट्रियों का मालिकाना हक है, पूंजीपति, उसको उन्होंने, इस आधार पर उन्होंने जो है ये अपने वर्ग संघर्ष के जो सिद्धांत है उसको बताने का प्रयास किया। यहाँ पर उन्होंने दो पक्ष और बताए हैं समाज के। समाज की संरचना को उन्होंने दो पक्ष में बताया है, उसको भी समझना आवश्यक है। और वो है समाज का अधोसंरचना, समाज की अधोसंरचना यानी सब स्ट्रक्चर, और समाज की अधिसंरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर। अधोसंरचना, सब स्ट्रक्चर यानी केंद्रीय संरचना, और अधिसंरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर। तो कार्ल मार्क्स ने ये अपनी स्टडी में बताया कि समाज की जो अधोसंरचना है वो समाज की केंद्रीय संरचना है, और वो केंद्रीय संरचना का जो मूल तत्व है वो है उत्पादन की प्रणाली, यानी आर्थिक निर्धारणवाद, अर्थव्यवस्था वाला पहलू। उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध ये समाज की अधोसंरचना है, सब स्ट्रक्चर है, केंद्रीय संरचना है उत्पादन की। और उसी के चारों तरफ समाज की जो अधिसंरचना है वो विकसित होती चली जाती है, जिस अधिसंरचना में किसी भी समाज की जो राजनीतिक पहलू है, किसी भी समाज का जो सांस्कृतिक पहलू है, किसी भी समाज के जो धार्मिक पहलू हैं, और इस प्रकार के जो और समाज के अन्य पक्ष हैं, वो सारे के सारे पहलू वो अधोसंरचना से प्रभावित होते हैं और अधोसंरचना से निर्धारित होते हैं। इसको उन्होंने अधिसंरचना और अधोसंरचना का सिद्धांत कहा, और इसी को उन्होंने आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत के तौर पर उन्होंने प्रतिपादित किया। तो यहाँ से हम वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। वापस आते हैं कि उन्होंने अपनी जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक जो सन 1838 में उन्होंने लिखी, प्रतिपादित की, तो उस पुस्तक के जो शुरुआत में उन्होंने बताया कि दुनिया में प्रारंभिक युग को छोड़कर दुनिया में जो अब तक के जो भी युग रहे हैं वो सारे युग में हमेशा से दो वर्ग रहे हैं, और वो दो वर्ग, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। शोषक वर्ग यानी जो उत्पादन के जो शक्तियां हैं, उत्पादन के साधन हैं, जिनके पास उनका मालिकाना हक है, और शोषित वर्ग जो अपने जीवन के लिए प्रमुख रूप से
अपने श्रम पर आधारित है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये वर्ग का बंटवारा किया। फिर उन्होंने ये बताया कि चूंकि शोषित वर्ग का शोषण होता आया और जैसे जैसे धीरे धीरे शोषित वर्ग में जागरूकता आती चली गई, वो अपने आप में इतना थोड़ा सा ताकतवर होता चला गया कि वो संघर्ष करने की स्थिति में आ सके, तब वो शोषक वर्ग से संघर्ष करता है और शोषक वर्ग से संघर्ष करने के बाद वो एक ऐसी स्थिति आती है जब वो धीरे धीरे युग बदलता है। शोषक वर्ग में जागरूकता आती है और वो शोषित वर्ग पर संघर्ष करता है शोषित वर्ग के साथ, और ये वर्ग संघर्ष हमेशा से समाज में चला आया है। तो इसके लिए उन्होंने समाज को, जो ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या है उन्होंने समाज को के कई युग में उन्होंने बताया, समाज के कई युग बताए उन्होंने। जैसे उन्होंने आदिम युग बताया, जो शुरुआती युग था समाज का, जिसमें सब तरफ साम्यता थी, बराबरी थी, कोई वर्ग नहीं थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ युग बताए, पहला युग उन्होंने जो बताया वो था दास मूलक युग, जिसमें गुलाम और मालिक हुआ करते थे। गुलाम होते थे जो वस्तुओं की तरीके से जिनका क्रय और विक्रय किया जाता था, और वो गुलाम पूरी तरीके से मालिक के लिए बिल्कुल एक वस्तु की भांति होते थे, ना कि इंसानों की भांति। तो मालिक वो शोषक वर्ग के अंतर्गत हुआ और जो गुलाम होते थे वो शोषित वर्ग हुआ। धीरे धीरे ये युग बदला। क्यों बदला? क्योंकि उत्पादन के साधन बदल गए। उत्पादन के साधन अब जो हुए वो फिर सामंती युग आया। अगला युग उन्होंने सामंती युग बताया, उसमें भी दो ही वर्ग कार्ल मार्क्स बताते हैं। एक जो शोषित वर्ग है, जो जैसे जमींदार जिनके पास जो जमीन है, जो जमीन का जो मालिक होते थे वो, और शोषित वर्ग जो श्रमिक वर्ग, यानी जो भूमिहीन कृषक जिनके पास जमीन नहीं होती थी। तो उसको उन्होंने बताया कि इस समय पर जो उत्पादन के जो साधन थे, वो उत्पादन के साधनों में जमीन प्रमुख हो गई, और जमीन के साथ साथ जो हल और इस प्रकार के जो साधन है उत्पादन के, वो प्रमुख हो गए। और तब उत्पादन के संबंध हो गए जमींदार और भूमिहीन कृषक, ये उत्पादन के संबंध हुए। धीरे धीरे यहाँ पर भी जो दो वर्गों में वर्ग का संघर्ष धीरे धीरे सामने आया, और जैसे जैसे जो भूमिहीन कृषक जैसे जैसे अपनी शक्तियों को और जागरूक होते चले गए, तो उसके बाद फिर एक नया युग आया, जिसको उन्होंने पूंजीवादी युग कहा। उत्पादन के जो शक्तियां इसमें हो गई, वो उत्पादन की शक्तियां हो गई कल कारखाने और फैक्ट्रियां, और जो शोषक वर्ग में पूंजीपति, और शोषित वर्ग में जो है वो जो श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग। तो इस प्रकार से, और उत्पादन के संबंध में पूंजीपति और श्रमिक, और उत्पादन की शक्तियों में और उत्पादन के साधनों में जमीन का स्थान और हल बैल का स्थान किसने ले लिया? कल कारखानों ने और फैक्ट्रियों ने। जैसा कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैलती चली गई। लेकिन यहाँ भी वर्ग संघर्ष मौजूद रहा, और आज भी पूंजीपति, कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि पूंजीपति जो श्रमिक वर्ग का शोषण होता आया है, और श्रमिक वर्ग के शोषण से बचने के लिए उन्होंने ये नारा भी दिया कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जीतने के लिए पूरी दुनिया है। तो इस आधार पर उन्होंने वर्ग संघर्ष को, सिद्धांत को बताने का प्रयास किया, और उन्होंने मतलब पूंजीपति किस प्रकार से श्रमिकों का शोषण करता है ये तो तय हो गया, क्योंकि पूंजीपति के पास उत्पादन के साधनों का मालिकाना हक है, यानी कि जो कल कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनका मालिकाना हक है, इसलिए वो शोषण करने में कामयाब होता है। किंतु वो कौन सा मेथड है
वो कौन सा केंद्रीय तत्व है जिसके आधार पर वो श्रमिकों का शोषण करने में कामयाब होता है। इसको बताने के लिए उन्होंने जो सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, उसको भी समझना आवश्यक है। उनका कहना यह था कि जो श्रमिक हैं वो अपने श्रम को बेचते हैं। वो पूरे दिन मेहनत करते हैं, अपना श्रम का पूरा योगदान देते हैं कल कारखाने में, और कल कारखाने में योगदान के बाद वो पूरे दिन में जो भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, वो वस्तु पूंजीपति जब उसे बाजार में बेचता है तो उससे कई गुना अधिक उससे वो बाजार में वो चीज़ बिकती है, जबकि जो उसको पूरे महीने की जो तनख्वाह दी जाती है, जो मजदूरी दी जाती है, वो कहीं अधिक कम होती है। और इसका परिणाम ये होता है कि जो मजदूरी है वो कम होने की वजह से जो वैल्यू है, अतिरिक्त मूल्य जो है उस वस्तु के, जो अतिरिक्त मूल्य है वो अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति के लाभ के तौर पर होता है। वही लाभ पूंजीपति को और अधिक पूंजीवान बनाता है, उसकी पूंजी और समृद्ध होती चली जाती है। वहीं जो श्रमिक वर्ग है वो पूरे दिन अपने श्रम को करने के बावजूद भी वो कहीं बहुत अधिक अपना प्रॉफिट या अपना जो जीवन का बेहतर बनाने का जो है वो उतना नहीं हो पाता। तो ये अतिरिक्त मूल्य को सिद्धांत को उन्होंने आधार पर जो ये वर्ग संघर्ष की जो पूंजीवादी युग में व्याख्या करने की कोशिश की, उन्होंने ये बात को स्पष्ट किया। तो धीरे धीरे फिर जो दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ ये नारा दिया, तो तमाम लेबर यूनियन, श्रमिक संगठन सामने आने लगे, श्रमिकों की आंदोलन आ गए सामने, और आंदोलन आने के बाद उनके काम के घंटे, उनके काम की दशाएं, उनकी जो वेतन है, उनके बोनस और उनके जो मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब के बारे में जागरूकता का प्रसार हुआ। सरकारों को इनसे संबंधित नीतियां बनानी पड़ी और धीरे धीरे श्रमिक वर्ग अपने आप को थोड़ा मजबूत करने की स्थिति में आया। कार्ल मार्क्स अपने इन सिद्धांतों के आधार पर वो बाद में एक स्वप्न यूटोपिया, एक स्वप्न दृष्टा, एक स्वप्न अपने पुस्तक में बताते हैं। वो कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब आदिम साम्यवाद की स्थिति होगी, आदिम साम्यवाद की स्थिति होगी, ठीक वैसे ही साम्यवादी स्थिति होगी। आदिम साम्यवाद तो प्रारंभिक स्थिति थी, लेकिन ये जो पूंजीवादी युग है, इस पूंजीवादी युग के बाद एक ऐसा साम्यवादी युग आएगा जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, ना कोई शोषक वर्ग होगा, ना कोई शोषित वर्ग होगा, और सब तरफ दुनिया में एक समानता की स्थिति होगी, साम्यता की स्थिति होगी, और कोई वर्ग नहीं रहेगा। और ऐसी उसको उन्होंने साम्यवादी समाज का उन्होंने बात कही, और उसके लिए उन्होंने क्रांति का नारा भी दिया। तो इस प्रकार से हम वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को हम समझ सकते हैं। उनके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि दुनिया में हमेशा से दो वर्ग मौजूद रहे हैं, आज भी केवल दो ही वर्ग हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। तो कुछ विद्वानों का इसमें ये मानना है कि अगर केवल शोषक वर्ग और शोषित वर्ग है तो मध्यम वर्ग का जो उदय हुआ है पिछले कुछ दशकों में, वो मध्यम वर्ग को कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में कहाँ स्थान मिलेगा। तो इस प्रकार की कुछ आलोचनाएं भी उनके इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को कुछ आलोचनाएं भी देखने को मिलती हैं, और जिसके आधार पर बाद में फिर इन आलोचनाओं का परिमार्जन करते हुए, इन आलोचनाओं को आधार बनाते हुए नव मार्क्सवादी सिद्धांतों का भी प्रतिपादन हुआ, जिसको हम लोग अगले व्याख्यानों में हम जिनको चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज के इस व्याख्यान में हम जो वर्ग संघर्ष का कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है उसको हमने एक उनके केंद्रीय विचारधारा को समझते हुए समझने का प्रयास किया।
तो आशा करते हैं कि आज का ये जो व्याख्यान है कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, उसको आपको समझने में जरूर कुछ ना कुछ सहायता प्राप्त होगी। और यदि आप अब पुस्तक से इसको अध्ययन करेंगे तो आपको चूंकि एक ओवरव्यू आपके पास उपलब्ध है इस व्याख्यान के पश्चात, तो निसंदेह आपको न केवल वर्ग संघर्ष का सिद्धांत की समझ विकसित हुई है, बल्कि जो उनके और सिद्धांत हैं उनके विषय में भी आपको आसानी होगी समझने में। अगले व्याख्यान में कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।